चलिए, अच्छी बात है। तो जो डिस्कशन है, वो सिलेबस जो है वो ये है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आगे सारे सबको डिस्प्ले हो रहा है भाई। चलिए दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं जी सर। कि पहले तो बिफोर एसडीएन करेंगे ताकि हम ये टर्मिनोलॉजी सीख सकें कि फ्रेम रिले और डीएमवीपीएन और जीआरई और एमपीएलएस में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, क्या वो एसडीएन यूज़ करता है। उन लीगेसी टर्मिनोलॉजीज के अंदर क्या इश्यूज थे, और एसडी वैन उसके मुकाबले में क्या हमें बेनिफिट दे रहा है, ये हम डिस्कशन यहाँ करेंगे। फिर एसडी वैन का ओवरव्यू आएगा। कंट्रोलर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टनल्स ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, डीटीएलएस या टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी वाली। ओएमपी जो प्रोटोकॉल है वो एसडी वैन के साथ में ही आया है, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हमें एक्टिव नहीं करना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। बीएफडी भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, 2005 का प्रोटोकॉल है। फंक्शन क्या होता है इसका वहाँ पे देखेंगे। कहाँ कहाँ होस्ट कर सकते हैं ये भी डिस्कशन होगा। प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंट्रोल मैनेजमेंट और डेटा प्लेन हम ट्रेडिशनल में पढ़ते थे, यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रेटर या ऑथेंटिकेटर प्लेन एक्स्ट्रा आ गया है। सर्टिफिकेट जो आपके पास हैं, जो कि सीए अथॉरिटी है, वो हम गोडैडी, वेरीसाइन, सिमेंटिक या लोकली भी जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ से कैसे रूट सर्ट और सीएसआर आईडी सर्ट कैसे जनरेट करेंगे, इसका डिस्कशन भी होगा। टाइप्स ऑफ वीपीएन जो हैं वो इक्वलेंट टू दी वीआरएफ के हैं। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, बिना इसके हमारा जो डिवाइसेस हैं वो ऑनबोर्ड नहीं हो सकती। उनके लिए ये चेसी नंबर चाहिए, जो 27 हमारे पास मौजूद हैं। सीएसआर और वीएज और जो भी कंट्रोलर हैं उनके बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो सीएलआई पर होगी, और आफ्टर दी सीरियल नंबर और जो रूट सर्ट और आईडी सेट डालने के बाद वो ऑन बोर्ड जब हो जाएगा तो सारा कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट बेस्ड होगा। चाहे हम उसके ऊपर आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करें, चाहे हम राउट लिखें, जो भी हम लिखेंगे उसकी जो भी हम लिखेंगे वो जो भी लिखेंगे, चाहे आईपी राउट लिखें, चाहे हम वीपीएन बनाएं, चाहे हम किसी इंटरफेस पे आईपी डालें, हर चीज़ का एक टेम्पलेट बनाया जाएगा। और उन टेम्पलेट्स को डिवाइस टेम्पलेट में कॉल किया जाएगा, और फिर ये डिवाइस टेम्पलेट पुश किए जाएंगे। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने जीयूआई पर प्रिपेयर किया है उसका सीएलआई फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा कैसे सीएलआई बना के सेव कर लिया जाए। जब रूट्स आ जाएंगे आफ्टर दी कॉन्फ़िगरेशन, तो ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक कैसे जा रहा है उसको रीड करने के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हमारी पॉलिसीज चलेंगी। तो यहाँ पर बेसिक बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से आईपी एड्रेस, रीचेबिलिटी, हर एक जो भी कंट्रोलर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल लेवल से ज़ीरो से ही आपके सामने ही सिखाई जाएगी। कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे सर्टिफिकेशन का, रूट सर्ट का। अक्सर जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी होते हैं, या कुछ के पास होते ही नहीं है, बिना उसके ही पढ़ा देते हैं। और एसडी वैन बिना लैब के पॉसिबल है ही नहीं। ये सारा इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जब ये यहाँ तक परफॉर्म हो जाएगा तो फिर हमारी पॉलिसीज चलेंगी। पॉलिसीज में जैसे सी सी एन ए और एन पी में आपने एसीएल पढ़ी होंगी। एसीएल कितने तरह की होती है? एसीएल पढ़ी है किसी ने? सीसीएनए में एसीएल नहीं पढ़ी किसी ने? यस। हाँ हाँ सर, पढ़ा है मैंने। कौन कौन सी होती है? सब भूल टू गए? टाइप्स ऑफ
हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल काइंड। वहाँ पर हम एसीएल बनाते थे तो एसीएल में मैच होता था सोर्स आईपी का, डेस्टिनेशन आईपी का, देन प्रोटोकॉल का, देन पोर्ट नंबर का। राइट। या। फिर अगर आपको याद हो, ट्रेडिशनल राउटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता था पीवीआर का, सीसीएनपी राउट में पढ़ा होगा आपने, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। हमारा ट्रैफिक किसी एक रास्ते से जा रहा है और उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स होता है, एलएम, एडी और मैट्रिक के ऊपर होता है। हाईएस्ट एलएम प्रीफर किया जाता है, अगर ये टाई अप हो गया तो लोएस्ट एडी, अगर ये टाई अप हुआ तो लोएस्ट मैट्रिक। ऑन दिस बिहाफ के ऊपर वो ISP 1 या ISP 2 को चूज़ कर लेता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक सोर्स से स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एप्लीकेशन का रास्ता बदलना चाहते हैं तो पीवीआर के थ्रू बदल सकते हैं। बट पीवीआर भी फेल हो जाता है तो उसमें हम IPSLA लगाते हैं ट्रेडिशनल राउटिंग में। यहाँ पर वो जो फंक्शन है वो AAR परफॉर्म कर रहा है, दैट इज इक्वलेंट टू दी PVR प्लस IPSLA। तो यहाँ पर जो लैब हम वहाँ करते थे, ये पीवीआर जो है पोलो ऑल्टो में पीवीएफ के नाम से होता है, और 40 गेट में यही पीवीआर जो है पॉलिसी राउट के नाम से होता है। सबने नाम अपने अपने बदल दिए हैं। ट्रेडिशनल राउटिंग में हम प्राइमरी और बैकअप पाथ का सिलेक्शन करते हैं। तो प्राइमरी बैकअप पाथ का सिलेक्शन होता है वो किस बेहाफ पे होता है? जी भाई, LMAD मैट्रिक के ऊपर। और यहाँ पर जो प्राइमरी बैकअप पाथ का सिलेक्शन है वो किस बेहाफ पर होगा? वो होगा आपके पास टी लॉक प्रेफरेंस के ऊपर। बीजीपी में आपने वो पढ़ा है, प्रेफरेंस पढ़ी है? हैं, लोकल प्रेफरेंस पढ़ी है बीजीपी में? हाँ सर। लोकल ठीक है, लोकल प्रेफरेंस या। हाँ जी, हाईएस्ट हाँ जी। लोकल प्रेफरेंस प्रीफर की जाती है, ऐसे ही यहाँ पे टी लॉक के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिसका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, ये 2 की पावर 32 होता है, उस रास्ते को हम प्राइमरी पाथ कंसीडर करेंगे। CCNP में आप राउट फिल्टर करते थे? कैसे करते थे, कोई बताएगा? राउट फिल्टर के लिए क्या पॉलिसी लगाते थे? ऐसा लग रहा है CCNP भूल गए हैं, बहुत दिन हो गए पड़ा हुए। काफी टाइम हो गया सर पढ़े। हाँ, काफी टाइम तो हाँ हो सर। गया है सर। ACL लगाते थे, प्रीफिक्स लगाते थे, और इन दोनों का एडिशन करते थे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन। या राउट मैप के साथ में। तो हम रूट की फिल्टरिंग करते थे। तो रूट की फिल्टरिंग यहाँ पे कैसे करनी है? अब आज की डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसमें पढ़े लिखे इंसान नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? उनको चाहिए एक अंग्रेजी का गाना गाने वाला बंदा या बंदी। ठीक। अब टेक्निकल बंदों की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है हमें पता ही नहीं बिहाइंड दी सीन चल क्या रहा है। नई जनरेशन को तो बिल्कुल नहीं पता, जिन्होंने सिस्को पे काम नहीं किया उनको तो बिल्कुल नहीं पता। वो सिर्फ बटन दबाएंगे और OSPF लग जाएगा। वो बटन दबाएंगे, NID का नंबर डाल देंगे, वो फिल्टर हो जाएगी। तो रूट फिल्टरिंग में हम ACL प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। अब ये जो हब एंड स्पोक टैपोलॉजी है, बेसिकली ये, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन फ्रेमले से हुआ, जो अभी हम डिस्कशन करेंगे। वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी 2009 के बाद सिस्को ने CCI के एग्जामिनेशन से निकाल दिया, उसके पीछे बैक में होता था। उसके बाद फिर DMVPN में ट्रांसफ़र हो गई, और फिर यही SD WAN के अंदर यूज़ की जाती है। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। नेटिंग आपने CCNA में पढ़ा होगा, वो थोड़ा बहुत CCNA में नेट था, यहाँ पर मल्टीपल तरह का नेट है जो हम यूज़ करेंगे। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर हम लगाना चाहते हैं तो QoS, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कुछ के नहीं पढ़ा हुआ है? हम्म। क्वालिटी ऑफ सर्विस तो ओवरव्यू मैंने नहीं पढ़ा सर। ओवरव्यू पता है सर, कॉस का। इसका भी ओवरव्यू दे देंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो भी लगवा देंगे। प्रैक्टिकल टेस्टिंग तो इंडस्ट्री में होगी जब कंजेशन होगा, बिना कंजेशन के तो टेस्ट ही नहीं हो सकता है।
फिर डिवाइसेस जो हमारी वैनेज डिवाइस हैं वो ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारा लैन सेटअप होता है, वो एक राउटर, नेटेड राउटर के बैकएंड में होता है, तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है कि जो सिस्को की डिवाइस हैं वो बिहाइंड दी नेट हैं, तो कैसे कॉन्फ़िगर होगा। हर साइड पे एक ही डिवाइस रखेंगे, अगर वो फेल हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आपने CCNA में रिडंडेंसी प्रोटोकॉल पढ़े हैं? कौन कौन से होते हैं स्विच के अंदर? HSRP, PRRP, जी। तो HSRP, BRRP और GLBP। GLBP। तो भाई ये जो विप्टेला है ये तो ओपन स्टैंडर्ड था, सिस्को ने तो बाद में लिया। तो यहाँ पर ना HSRP चलता है ना GLBP, केवल VRRP। मल्टीपल डिवाइसेस को रखेंगे ताकि एक डिवाइस डाउन हो जाए दूसरी से तो हमारे पास रहे, हर एक साइड पे दो डिवाइस तो कम से कम होने चाहिए। फिर हमारे जो कंट्रोलर्स हैं उनकी रिडंडेंसी भी होनी चाहिए। कैसे करना है? आज की डेट में ये सिनारियो बहुत चल रहा है, टी लॉक एक्सटेंशन। चूंकि हर जो साइट है कम से कम उसके ऊपर दो ट्रांसपोर्ट लोगे, और अगर दो आपने एक साइड के ऊपर दो डिवाइस से लगा दी आपने, तो हर डिवाइस पे दो ट्रांसपोर्ट लेंगे तो चार ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आपने देना पड़ेगा। तो कॉस्ट की कटिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट टी लॉक एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरी डिवाइस है इसकी CSR, सिस्को के। एक तो है वीएच वेप्टेला की डिवाइसेस, एक है CE डिवाइस। तो यहाँ पे CSR पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, उसका कॉन्फ़िगरेशन का तरीका अलग है, उसमें फिल्टरिंग का तरीका अलग है। VRF जो पढ़ते थे, VRF में लीकिंग कैसे करवाना है, दो VPN अगर बन जाएं तो वो भी लैब यहाँ पे करेंगे। फिर जोन बेस ट्रैफिक फिल्टरिंग कैसे करना है। फिर हब एंड स्पोक के मल्टीपल सिनारियोज हैं। SD वैन की डिवाइसेस को अपग्रेड करना हो तो कैसे करेंगे। और आज की डेट में जो डिवाइसेस आ रही हैं उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड हो जाती हैं, जिसका नाम होता है ZTP, ज़ीरो टच प्रोविजनिंग। आप नई डिवाइस को लगाओ और ऑटोमेटिकली लगेगी और कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगी, तो आपका क्या काम रह गया फिर। इसके बाद कुछ ऐसे सिनारियो हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं हैं, जो कि 20.3 वर्जन में आए हैं, जैसे कि DODT, डायनेमिक ऑन डिमांड टनलिंग। परमानेंट टनल बना के रखें तो CPU का यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज कंज्यूम होंगी। DODT के केस में ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। DODT के केस में हमारे पास टनल जो बनेगी वो हर एक स्पोक की केवल हब से बनेगी, और स्पोक स्पोक की कोई टनल नहीं होगी। जब स्पोक स्पोक कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो पहला ट्रैफिक जो रूट होगा हब पे जाएगा, और दूसरा ट्रैफिक डायरेक्टली स्पोक पर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है DMVPN से। DMVPN पढ़ा किसी ने? यस, और DMVP में वो मेस जी, टेक्नोलॉजी। DMVPN में एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टकट, फेज 3 के हाँ। अंदर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया है इन लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ पर एक पढ़ेंगे सर्विस चेनिंग राउट, सर्विस चेनिंग राउट। तो इतना कुछ करना है, 2 महीना लग जाएगा सैटरडे संडे में करते करते। डायग्राम ये रहा। अब इसकी शक्ल थोड़ी सी जो है देखने में बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि पहले तो हमने स्टार्टिंग में जब बैच शुरू किए 2000, मेरे ख्याल से 19 में शुरू किया शायद, तो ऐसे ही डायग्राम पे पढ़ाया गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो फिर हमने क्या किया कि अब हमने जो चेंज कर दिए डायग्राम, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। लैब को एक्सेस करने के लिए दो अकाउंट बनेंगे आपके। एक अकाउंट तो बनेगा जो क्लास रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसकी वीडियो कहाँ पर पड़ेंगी, उसकी वीडियो पड़ेंगी ncpnuggets.com के ऊपर। ncpnuggets.com, इस पे आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे और आमिर सर को दे देंगे, वो उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो जो भी आपकी क्लास के वीडियोस होंगे वो क्लास के अंदर
ये एनसीपी क्लास में जो एसडी वैन है वो वहाँ पर चले जाएंगे, जो भी एसडी वैन का आपका बैच चल रहा होगा उसमें चले जाएंगे, और वहाँ पे आप उसको 24/7 इन वीडियोस को पढ़ सकते हैं। वीडियोस जो अवेलेबल रहेंगी 24/7 रहेंगी, और इसका एक्सेस हमने 1 ईयर का दे रखा है। 1 साल तक 24/7 वीडियो आपके पास में है। आप मेरे से भी 2 महीने पढ़ रहे हैं, फिर वीडियो का एक्सेस आपको 1 साल तक मौजूद है। इसके बाद तीसरा फीचर ये है कि आपका बैच अगर 2 महीने में फिनिश हो जाता है तो 1 साल के अंदर, विद इन ईयर, 1 साल के अंदर, अभी 2 महीने आपने पास आउट किए हैं, 10 महीने बाकी हैं, और अगर मान लो एसडी1 के बैच कंटिन्यू हो रहे हैं तो 5 बैच आपको और मिल सकते हैं। बिना किसी पैसे को दिए हुए आप रिकॉल कर सकते हैं अपने एसडी1 के बैच को। ये फीचर आपको हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के बाहर भी कोई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? जो हाँ, आपने क्लास ये दी। सही। हाँ जी। जी। तो मसला ये है कि पढ़ना पब्लिक नहीं चाहती है। हमने किसी को मना नहीं किया आज तक, जो पढ़ने के लिए आना। हाँ, मेरे थोड़ी सी आदत ख़राब है पढ़ाने में, मैं डांट देता हूँ। तो जिन लोगों को ये पसंद ना हो वो ना ज्वाइन करें भाई, ठीक है। ऑफिस में आते तो ज़्यादा डांट खाते हैं, ऑनलाइन डांट कम पड़ती है। तो जो भी बैच चलेगा उसकी रिकॉर्डिंग पोर्टल पे डाल दी गई, 1 साल तक रहेगी। मेरे से भी आप पढ़ रहे हैं, 3 4 3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही सकते हैं। पूरे साल में 3 बैच तो बनेंगे ही बनेंगे कम से कम। ठीक है जी। चलते ही रहते हैं बैच सुबह शाम तो अगर कोई स्टूडेंट 1 साल में भी कवर ना कर पाए एक कोर्स, तो शायद नेटवर्किंग में उसको जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 6 7 महीने में नया कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये आपको पता होगा, आप इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो ये तो वीडियो का मसला हो गया। लैब का जो एक्सेस रहेगा वो आप जाएंगे लैब हब क्लाउड के ऊपर। यहाँ पर आपका अकाउंट बना दिया जाएगा, और यहाँ पर ये जो लैब एक्सेस रहेगा, मैं अपना खोल लेता हूँ सर्वर। आप लैब हब क्लाउड से खोलेंगे। यहाँ से मैं चला गया SD WAN और 6X। तो जो SD WAN की जो लैब्स हैं वो 2 लैब्स हमारे पास हैं। एक लैब 1 है, उसी डायग्राम को जो हमने अभी आपको दिखाया था जिसमें वो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा था। एक डायग्राम ये है जो हमने दिखाया था, वो आपका डायग्राम वो ये था, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 लैब में डिवाइड कर दिया। एक लैब तो ये है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये लैब नंबर 2 है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे बिहाइंड द नेट डिवाइस है, CSR है, रिडंडेंसी है, VRRP यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम जो है टी लॉक का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो ये 2 लैब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस लैब का जो एक्सेस आपके पास रहेगा, वो लैब का एक्सेस तब तक रहेगा जब तक आपके बैच चलेंगे। तो बैच जो चलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 महीने में बैच अगर फिनिश होता है, 2 मंथ में, या जब भी फिनिश होता है, तो हम 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो 3 महीने आपके पास हो गए लैब का एक्सेस। उसके बाद फिर लैब चार्जेबल होगी, क्योंकि सारा गेम ही लैब का है। लैब ही नहीं मिल पाती है लोगों को, और लैब के साथ मिल भी जाए आपको तो की आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ प्लस पॉइंट आपको ये है कि लैब के साथ हम आपका जब डायग्राम हो जाएगा, आप हो जाएगा, तो कीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें डाल के दे देंगे, ताकि आपकी डिवाइस ऑन बोर्ड आ जाए। कोई सवाल यहाँ तक भाई? आगे चला जाए जी। जी सर। तो लैब का एक्सेस, लैब ख़त्म होने के बाद, कोर्स ख़त्म होने के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा, और वीडियो का जो एक्सेस, जो लेक्चर रहेंगे, वो 1 साल तक रहेगा। नाउ हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम
एस डी वैन से पहले हमें क्या क्या समझना है ताकि हम कुछ अंडरस्टैंड कर सकें। तो एस डी वैन से पहले हमें क्या आना चाहिए। एक टर्म है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये इंडस्ट्री में आप हैं, आपको मालूम है कि वीपीएन का मतलब क्या है। मेन इसका काम क्या है कि हमने प्राइवेट एनआईडी को क्या करना है, सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है, एक साइट से कहाँ पे, दूसरी साइट के ऊपर। यही काम है जी, कुछ और काम है वीपीएन का। ठीक, ये सब साइड टू जी। साइड और यही साइड टू काम करना है। साइड। ठीक है, एक साइट से दूसरी साइट पे करना है। तो अब ये जो वीपीएन का जो टर्म है, ये वीपीएन कितने तरह के होते हैं, वीपीएन के मॉडल हमें पता हो। तो वीपीएन के जो मॉडल्स हैं, एक किताब अगर आपने पढ़ी या पढ़ें कभी, उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एमपीएलएस। ये किताब लिखी थी दुनिया के बेस्ट इंजीनियर ने, जो एमपीएलएस के थे, अब पता नहीं है कि नहीं है। उनका नाम है मिस्टर एल यू सी, चाइना के हैं, दुनिया का बेस्ट इंजीनियर एमपीएलएस का। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वीपीएन के दो मॉडल हैं। एक मॉडल होता है पीयर टू पीयर, और दूसरा मॉडल होता है ओवरले। तो अब पीयर टू पीयर में आता है एमपीएलएस, और ओवरले के अंदर आता है फ्रेम रिले, GRE, DMVPN और SD WAN, चाहे वो SD WAN किसी भी वेंडर का हो। बेसिकली डिफरेंस क्या है इसके अंदर। ये जो पीयर टू पीयर मॉडल है, इसके अंदर जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी होगी, तो एंड टू एंड जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, ये की जा रही है वैन की। इसके लिए ISP रेस्पॉन्सिबल है। अब चाहे वो एक ISP हो, ऐसा हो सकता है कि आपने हिंदुस्तान में कनेक्शन लिया वीपीएन का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लिया, दोनों ही एयरटेल थे, यहाँ का कनेक्शन भी वहाँ का कनेक्शन भी, तो सेम ही वेंडर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइट में आपके पास एसीटी हो, दूसरे में आपके पास एयरटेल हो। तो बहरहाल सेम वेंडर हो, डिफरेंट वेंडर हो, पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर पहला उसूल, पहला रूल ये है कि ISP रेस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड वैन कनेक्टिविटी के। और दूसरा उसका रूल ये है कि ISP ऑल्सो रिजॉल्व इश्यूज related to private NIDs of the customer। चूंकि MPLS अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये मालूम होगा कि बीच में जो क्लाउड है MPLS, यहाँ पे एज LSR लगते हैं, और बीच में जो भी राउटर होते हैं उनको LSR कहा जाता है। यहाँ पर CE होते हैं, ये हमारे पास साइट्स हो जाती हैं, और हमारे पास यहाँ पर VRF का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो प्राइवेट NID होती है 1, इसको मुझे भेजना होता है CE2 के पास, CE1 की नेटवर्क को। तो ये नेटवर्क यहाँ से जब यहाँ VRF में पहुँचती हैं तो आगे नहीं जा सकती। यहाँ पर क्या लगाया जाता है,
बीजीपी लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, बीजीपी लगाते हैं। इनकी यहाँ पे बीजीपी की पेयरिंग होती है, फिर यहाँ पर क्या बनता है, VPN V4 टनल बनती है। और फिर इनके ऊपर आरडी सेट होती है, राउट टारगेट सेट होता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। बहरहाल ये नेटवर्क यहाँ से इसको बीजीपी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस पे ऊपर लेबल्स लगते हैं VPN V4। फिर यहाँ इंपोर्ट किया जाता है या फिर यहाँ रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर उसको नेटवर्क को रिडिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर लाया जाता है। तो ये एक साइट हो गई, इस तरीके से मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं, C3 हो सकती है, C4 हो सकती है। तो अगर हमारा जो रूट्स हैं जो हमने यहाँ से भेजे हैं प्राइवेट NID1 के, यहाँ तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहे या नहीं हो रहे, तो उसके लिए पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर इस कनेक्टिविटी के लिए भी, P2C के लिए भी ISP रेस्पॉन्सिबल है। और मेरी नेटवर्क डायरेक्टली किसी साइट पर नहीं जा रही, ISP को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वो मेरी नेटवर्क को बीजीपी में डिस्ट्रीब्यूट करके आगे भेज रहा होता है। तो अगर मेरी नेटवर्क ISP तक जा रही है और आगे नहीं जा रही है, तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ द ISP, क्लाइंट का फॉल्ट नहीं है। तो ये दोनों केसेस पीयर टू पीयर में ISP ही रिजॉल्व करेगा। लेकिन इसके अलावा ओवरले मॉडल की बात करें तो इसमें केवल ओवरले मॉडल में ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी तो ISP रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन राउटिंग इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेट NID, इसके लिए ISP विल नॉट रेस्पॉन्सिबल। इसके लिए ISP इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। किसमें, ओवरले के अंदर। बात समझ में आ गई। ओवरले के अंदर केवल एंड टू एंड कनेक्टिविटी देगा ISP। आपकी प्राइवेट NID एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, ISP को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल में सारा कुछ ISP ने ही देखना है, आपने पेमेंट देनी है। क्लियर यहाँ तक भाई कॉन्सेप्ट? चलूँ आगे? जी सर। नाउ MPLS में जो भी आपने ट्रैफिक भेजा, अगर इस राउटर के ऊपर या बीच के किसी राउटर के ऊपर यहां पर अगर आपने पैकेट कैप्चर करना चाहा, तो ये 100% पॉसिबल है। चूंकि MPLS सिक्योर नहीं है, MPLS इज नॉट सिक्योर। तो इसके अंदर क्या ड्रॉबैक आ गई MPLS के अंदर, MPLS काम तो कर रहा है, या इतनी बेसिक जो थीम है उस पे काम तो कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहा है, मिशन पे काम तो कर रहा है, बट MPLS में डेटा की सिक्योरिटी नहीं है। नाउ कम टू दी GRE। ये जो MPLS था, यहाँ पे जो IP एड्रेस मिलता था, वो क्या मिलता था, पब्लिक IP मिलता था कि प्राइवेट मिलता था? प्राइवेट IP। वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए भी प्राइवेट IP था, यानी वहाँ पे कॉस्ट कम थी। इसलिए इसको MPLS को हम प्राइवेट वैन भी बोलते थे, इसको हम प्राइवेट वैन के नाम से भी जानते हैं। वहाँ कनेक्टिविटी के लिए दोनों साइड पर भी मुझे प्राइवेट IP चाहिए। लेकिन जब GRE आएंगे तो GRE ने क्या कहा कि इंटरनेट क्लाउड होना चाहिए। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, उसने इसको PE बोला, MPLS में क्या बोलते थे, एज LSR बोलते थे। C अपनी जगह पे रहा। यहाँ पर जो प्राइवेट NID है, इस प्राइवेट NID को C1 से C2 पे मूव करवाना है, बट ISP को ये काम नहीं सौंपना है। हर क्लाइंट से टूवर्ड दी ISP क्या डालेंगे, 0.0.0। कौन सा रूट है? हम्म, डिफॉल्ट डिफॉल्ट रूट। रूट। डिफॉल्ट राउट। तो यहाँ पर जो होगा,
वो क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक आईपी होगा। पब्लिक स्टैटिक आईपी होगा। तो जीआरई ने क्या कर दिया, कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। जितनी भी साइट्स होंगी, पर साइट हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए चाहिए। तो इसकी रीचेबिलिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, आईएसपी ले रहा है। अब आपकी प्राइवेट एनआईडी यहाँ जाती ही नहीं जाती, आईएसपी को इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हो, अपनी साइट पर क्या बनाते हो, टनल बनाते हो। हाँ जी। टनल। टनल बनाते हैं। टनल जब बनाते हैं तो कितनी टनल की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 32। इतनी टनल बना सकते हैं लॉजिकली, ठीक है जी। टनल का नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, आमने सामने है। टनल नंबर सेम रहेगा सर। सेम होना अच्छा जी, चाहिए। डिफरेंट बनेगा, डिफरेंट में नहीं बनता है। हाँ भाई, सेम अब कैसे सेम करोगे, बात बताओ मेरे को कि एक राउटर पे 10 टनलें हैं, दूसरे पे 20 टनलें हैं। जो टनल नंबर आपने दिया है वो टनल नंबर किसी को दे चुका है फिर। तो टनल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो तो हम किताबों में आइडियल लेके चल रहे होते हैं, 1 2 भी हो सकता है, हैं। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन सबनेट होना चाहिए। और ये भी किस पर होना चाहिए, प्राइवेट एनआईडी के ऊपर होना चाहिए। तो टनल का आईपी एड्रेस भी क्या होगा, प्राइवेट होगा। और प्राइवेट। जो हमारा लैन सबनेट है वो भी क्या होगा, प्राइवेट होगा। प्राइवेट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ और प्रोटोकॉल लगाएंगे। डिफ़ॉल्ट रूट तो इंटरनेट क्लाउड पे था जाने के लिए। यहाँ पर कुछ ही प्रोटोकॉल लगा दीजिए, ओएसपीएफ लगा दीजिए, ईआईजीआरपी लगा दीजिए, रिप लगा दीजिए, स्टैटिक लगा दीजिए। हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ जाने के लिए अगर प्रोटोकॉल लगा दिया गया, तो ये वाली जो नेटवर्क 2 है, इसका अपडेट, ये हमारे पास अपडेट आ गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अपडेट टनल के थ्रू आया। तो टनल के थ्रू अपडेट आएगा तो हमारा ट्रैफिक भी यहाँ से टनल के थ्रू ही जाएगा। ट्रेस राउट करेंगे तो ये वाला आईपी नहीं दिखाएगा, ये वाला आईपी दिखाएगा। तो जीआरई का भी फंक्शन वही है कि वो प्राइवेट एनआईडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। मेरे इस राउटर पे किसी भी राउटर के ऊपर ये प्राइवेट एनआईडीज नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर किसी इंटरफेस के ऊपर वायर शार्क लगा दिया, पैकेट कैप्चरिंग टूल लगा दिया, तो हम देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है और कैप्चर हो सकता है। तो जीआरई ने कॉस्ट तो बढ़ा दिया, लेयर 3 पर भी वो आपके पास ले आया। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है कि ये भी आपके पास अनसिक्योर है, ये भी सिक्योर नहीं है। तो जीआरई भी अनसिक्योर और एमपीएलएस भी अनसिक्योर। ये प्रोवाइड कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, साइड टू साइड कनेक्टिविटी, लेकिन ये भी क्या है, अनसिक्योर है। इससे पहले जो होती थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो फ्रेमले टेक्नोलॉजी होती थी। वहाँ पे फ्रेमले क्लाउड होता था, जैसे यहाँ पे एमपीएलएस क्लाउड बोल रहे हो। हमारे पास एक एचक्यू होता था, हेडक्वार्टर, उसके पास भी प्राइवेट एनआईडी होती थी। इसी तरीके से मल्टीपल हमारे पास ब्रांचेज होती थी, ब्रांच 1 और लेट्स से दूसरी ब्रांच 2। इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी ये होती थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर जो प्राइवेट एनआईडी थी वो लेट्स से 2 हो गई, और प्राइवेट एनआईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 हो गई। इन सबको एक दूसरे के पास भेजना है। तो यहाँ पर बेनिफिट ये था कि ये जो इंटरफेसेस थे ये नॉन आईपी होते थे, यानी हमें आईएसपी वेंडर आईपी देता ही नहीं था। इन केस ऑफ द फ्रेमले हमें आईपी एड्रेस मिलते ही नहीं थे, ये नॉन आईपी थे, नॉन आईपी थे। हमारी अपनी मर्जी थी कि हम इसके ऊपर अपने प्राइवेट आईपी डाल सकते थे, फ्री वाले, 1.1, 1.2, 1.3। और ये हमारे लैन थे 10.110, 10.220 और लेट्स से 10.330। तो हमने अपनी नेटवर्क को एक दूसरे के पास पहुंचाना था, तो फिर पहुंचाएं कैसे। तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था डीएलसीआई, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। ये 2 की पावर आपके पास 10 होते थे, यानी आपके पास कितने होंगे, 2 और 10 कितने होंगे,
1000। कितने में होंगे बहरहाल। तो ये आपके पास डीएलसीआई का पेमेंट करना पड़ता था, जितने डीएलसीआई चाहिए। डीएलसीआई जो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्चुअल कनेक्शन होता था। तो हमें जिस तरह की टोपोलॉजी चाहिए, तो फ्रेमले की फिजिकल टोपोलॉजी तो ये होती थी। और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी होती थी वो केवल हेडक्वार्टर से होती थी ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर, यानी यहाँ से हम डिफॉल्ट राउट डालते थे। अब ये इसके मेंबर अगर यहाँ पे होंगे तो उनके पीसी तो इंटरनेट पे चले जाएंगे, बट व्हाट विल हैपन टू द ब्रांच। तो हम क्या करते थे कि इसके अंदर ओएसपीएफ लगाते थे। यहाँ पर हमने ओएसपीएफ लगाया, इधर ओएसपीएफ लगाया। इन सब पे हमने ओएसपीएफ का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। और ओएसपीएफ के थ्रू फिर डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट कराते थे। ओएसपीएफ के थ्रू डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कराना हो तो क्या कमांड होता, कोई बताएगा? ये सब जगह पे ओएसपीएफ चल रहा है। एंड आई हैव द स्टैटिक राउट फ्रॉम द हेडक्वार्टर टू द इंटरनेट क्लाउड। इसके लोग इंटरनेट पे जा रहे हैं। ब्रांच की मशीनें भी इंटरनेट पे जानी चाहिए, कैसे जाएंगी? कनेक्शन तो हेडक्वार्टर के पास है। हम्म ब्रांच 1 के पास, 2 के पास डिफॉल्ट राउट कैसे आएगा? सीसीएनपी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कैसे डिफॉल्ट राउट जनरेट होता है ओएसपीएफ में? ये पढ़ाया ही नहीं किसी ने। जी भाई। पढ़ाया तो था सर, बट भूल गया हूँ। राउटर ओएसपीएफ में जाने के बाद एक कमांड होता है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। हम इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तेरे पास जो भी डिफ़ॉल्ट राउट है उसको इंजेक्ट कर दे। तो ये क्या करेगा, इस डिफ़ॉल्ट राउट को यहाँ भेज देगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट हो जाएगा O*E2 से 0.0.0.0 से आ जाएगा, उसकी मैट्रिक जो हो जाएगी 110/1 आ जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप जो होगा ये होगा, हमें इंटरनेट पे अगर जाना होगा तो हम यहाँ से इंटरनेट पे इस तरीके से जाएंगे। तो फ्रेमले में से एक ये पता लगा, ये डिफ़ॉल्ट रूट जो, चूंकि फ्रेमले ही पहले आपके पास लेयर 2 वीपीएन आया था, ये फ्रेमले जो है, जो एफआर है बेसिकली, ये आपके पास L2 वीपीएन है। और जो MPLS था वो L3 वीपीएन है, GRE वो लेयर 3 वीपीएन है। तो यहाँ पर हम इंटरनेट पे जब जाना होता था तो हम किसके थ्रू जाते थे? हेडक्वार्टर के थ्रू जाते थे। अब अगर हमें दूसरी ब्रांच पर जाना है तो कैसे जाएं? तो यहाँ पे 3 तरह की टोपोलॉजी पिक्चर में आती थी। एक टोपोलॉजी बनती थी जिसका नाम होता था हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास हब है और ये मल्टीपल स्पोक हैं, स्पोक 1, स्पोक 2, स्पोक 3। तो इस तरीके से ट्रैफिक रूट करेगा जाने के लिए। अगर मुझे 1 से 3 के पास भी जाना है तो मुझे ट्रैफिक को हब के थ्रू ही रूट लेके जाना है। अगर इसके पास भी जाना है तो ऐसे जाने का है या ऐसे जाने का है, ठीक। ये हब एंड स्पोक है कि हब से ही निकल के जाएगा। हेडक्वार्टर को हम हब बना दिया करते थे। दूसरी टोपोलॉजी बनती थी, और ये आज की डेट में हर एक वेंडर, हर एक फायरवॉल ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। दूसरा, चूंकि सबसे सस्ती टोपोलॉजी यही है, दूसरा आपके पास होता था फुल मैश। फुल मैश में ये होता था कि जितने भी नोड्स हैं आपके पास, A B C और D, ये 4 नोड्स हैं। तो ये 4 नोड्स आपस में जो कनेक्टेड होंगे वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ये फुल मैश हो गया। हर एक की हर एक से कनेक्टिविटी हो जाए। तो फ्रेमले में हर एक के लिए पेमेंट देना पड़ता था, जितने कनेक्शन आपको चाहिए उतना आपने पेमेंट देना पड़ता था। हेड को इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से होनी चाहिए, 1 डेल CI, फिर ये 2 डेल CI, फिर ये 3 डेल CI, इस तरीके से कनेक्शन बनते थे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता था पार्शियल मैश का। तो 3 कॉन्सेप्ट होते थे पार्शियल मैश। हम जब SD WAN पढ़ेंगे तो SD WAN में बाय डिफॉल्ट ये है, SD WAN में बाय डिफॉल्ट क्या टर्म टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है डेटा ट्रैफिक के लिए? फुल मैश। वहां पे मैनुअल मॉडिफिकेशन है, अगर आप चाहते हैं हब एंड स्पोक, अगर आप चाहते हैं पार्शियल मैश। लेकिन जो फ्रेमले था वो भी सिक्योर नहीं था। फ्रेमले भी अनसिक्योर, GRE भी
अनसिक्योर, MPLS भी अनसिक्योर। ये टर्मोलॉजी हब एंड स्पोक की जो SD WAN में यूज होगी, ये फ्रेमले से आई। यहाँ पर दूसरा ड्रॉबैक कि अगर हमें यहाँ पर जाना है तो चलो हम डायरेक्टली जा सकते हैं फुल मैश के केस में, लेकिन अगर इंटरनेट पे जाना है तो आपका ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? इंटरनेट पे ट्रैफिक पे जाने के लिए मुझे किसका CPU खराब करना है? हेडक्वार्टर का। इस चीज़ को SD WAN ने मना कर दिया। SD WAN कहता है भाई ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। SD WAN क्या कहता है? SD WAN सेज कि हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है DIA, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। अगर कोई ब्रांच इंटरनेट पे जाना चाहती है तो वो हेडक्वार्टर पे क्यों जाए? क्यों हेडक्वार्टर का CPU यूटिलाइजेशन ख़राब करे? क्यों रिसोर्स को इन्वॉल्व करे उसकी? इंटरनेट पे जाना है तो डायरेक्टली जाना चाहिए उसको। और अगर एक साइड से दूसरी साइड जाना है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, फिर तो यूज़ करना है, हेवन स्पोक करना है या आपके पास फुल मैश करना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आई कि ट्रेडिशनल राउटिंग का एक ड्रॉबैक ये था कि इंटरनेट पे जाने के लिए भी हमें हेडक्वार्टर का ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, डिवाइस को इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये समझ में आया कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी पुरानी, वो सारी की सारी अनसिक्योर थी। एक कॉन्सेप्ट आया DMVPN का। इसको क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि इससे काफ़ी मिलता जुलता हमारा SD WAN का कुछ रिलेशन है। DMVPN ने कहा कि GRE में दो ड्रॉबैक हैं। एक ड्रॉबैक तो ये है कि अगर हमारे पास कोई हेडक्वार्टर है और बीच में ये ट्रांसपोर्ट है, इससे हमारी कनेक्टिविटी है और हमारे पास मल्टीपल ब्रांच हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। तो हमारा एम, ये मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जो प्राइवेट NIDs हैं इनको एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराना है। और GRE का यूज़ करें तो वर्ड विल हैपन क्या होने वाला है? इधर भी पब्लिक, इधर भी पब्लिक, इधर भी पब्लिक, और जितने नीचे जाएंगे सब पे पब्लिक, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। DMVPN ने कहा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करें कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक IP लें, पब्लिक स्टैटिक IP लें, और जितनी ब्रांच हैं उस पे पब्लिक IP तो होगा लेकिन डायनेमिक होगा। और डायनेमिक IP कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है? जी भाई, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप लोग। जी भाई, डायनेमिक IP सस्ता होता है कि महंगा होता है? सस्ता होता है सर। सस्ता होता है, ठीक है ना। इसलिए 10 रुपये का भी रिचार्ज करो तो इंटरनेट चल जाता है। हम्म। और पब्लिक IP एड्रेस 5,000 रुपये का आता है एक। तो यहाँ पर अगर उसको डायनेमिक IP मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि DMVPN में यहाँ पे ये DSCP क्लाइंट होंगे। हर एक जो भी ब्रांच होगा DSCP क्लाइंट होगा, और यहाँ पर जो राउटर लगे होंगे वो क्या होंगे? DSCP सर्वर की तरह एक्ट कर रहे होंगे। अब आपने GRE टनल बनाई होगी। जब GRE टनल बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल ये टनल 1 है। सिमिलरिटी के लिए हम सेम टनल नंबर ले लेते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती है। इसका IP एड्रेस अगर मैंने ये रख दिया फॉर एग्जांपल, और इसका IP एड्रेस मैंने टनल का 10.1.1.2 रख दिया, 10.1.1, लेट से ये ब्रांच, ये फॉर एग्जांपल इसको 254 कर लीजिए हेडक्वार्टर के ऊपर, या 1 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, और ये 3 कर लीजिए। ये टनल के मैंने यहाँ पे IP डाल दिए हैं। तो टनल पे जाने के लिए कमांड क्या होता है? इंटरफेस टनल 1, और IP एड्रेस में आपने IP डाल दिया, मास्क डाल दिया। फिर क्या करते हैं? टनल का सोर्स, टनल के सोर्स में वी कैन टेक लेट से 12.1.1.1 ये ले सकते हैं। टनल का डेस्टिनेशन में कौन सा IP लेंगे? जी भाई, 10.10.1.10। वो तो पर टनल का IP एड्रेस है भाई। टनल का IP एड्रेस ये हो गया, टनल का सोर्स ये हो गया,
टनल का डेस्टिनेशन क्या होगा? ब्रांच का ये आईपी एड्रेस। ब्रांच का ही होगा जी। वहाँ पर। तो ब्रांच का ये आईपी एड्रेस, चलो आप मुझे फ़ोन करके बता दोगे कि भाई फ़ोन सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में ये आईपी आया है, चलो मैंने डाल दिया, लिंक डाउन हो गया तो चेंज हो जाएगा फिर। और जब आईपी एड्रेस ही बदल गया तो क्या हो जाएगा? टनल डाउन हो डाउन जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगी। तो फिर क्या उपाय हो? तो जब हम डीएम वीपीएन यूज़ करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है MGRE का, मल्टी पॉइंट GRE। यहाँ पे टनल डेस्टिनेशन नहीं आएगा, टनल मोड आएगा। MGRE, मल्टी पॉइंट GRE या GRE मल्टी पॉइंट, क्योंकि इसको पता ही नहीं आईपी एड्रेस क्या है। यहाँ पर जो आईपी पड़ेगा टनल का आईपी यही होगा, इसको टनल का सोर्स तो इसको भी नहीं पता बेचारे को, बार बार चेंज हो जा रहा है, तो क्या करेगा? टनल के सोर्स में एक X0 ले सकता है। टनल के सोर्स में वी कैन टेक द आईपी एड्रेस और वी कैन टेक द नंबर, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हम अपना इंटरफेस भी ले सकते हैं टनल सोर्स में और आईपी भी ले सकते हैं। तो इंटरफेस तो टू इंटरफेस टनल बनेगी, राइट? ठीक है, तो ये तो बच गया। इसने क्या किया, टनल का इंटरफेस लिया, आईपी डाल दिया, टनल के सोर्स में ये डाल दिया। तो ब्रांच के लिए तो बड़ी आसानी हो गई। जितनी भी ब्रांच हैं, किसी भी ब्रांच पे आपने गए, टनल पे चले गए, उसका वॉट एवर जो भी आईपी एड्रेस था 10.1.1.1 मास्किंग 24, और टनल का जो सोर्स था वो आपने ये डाल दिया, आप बच गए, लिंक डाउन होता रहे, जो भी आईपी होगा वो आईपी मिल गया। और इसका और भी फ़ायदा हो गया, टनल डेस्टिनेशन में उसको पता है कि भाई मेरा जो है डेस्टिनेशन आपके पास कौन है, तो उसको पता है जी 12.1.1.1 है। इसके लिए तो बड़ा फ़ायदा हो गया, इसको तो हो ही गया, सब कुछ मिल गया इसको तो। ये बेचारा क्या करे, हेडक्वार्टर। इसको कैसे पता लगे कि व्हाट इज द करंट आईपी एड्रेस ऑफ द ब्रांच? तो डीएम वीपीएन ने कहा कि एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक NHRP क्लाउड बनाया जाएगा। हर एक टनल के ऊपर एक कमांड पड़ेगा, IPNHRP नेटवर्क। और ये 2 की और 32 नेटवर्क बना सकते हैं, हमने 1 डाल दिया तो सारे लॉजिकली एक क्लाउड के अंदर आ गए, सब पे डाल दिया कमांड, यहाँ पे भी डाल दिया, हर एक पर डाल दिया। अब हर एक ब्रांच को ये बताएंगे डीएम वीपीएन के अंदर कि भाई NHRP के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है NHRP सर्वर, और आप जितने भी हो वो हो NHRP क्लाइंट। तो तुम्हारा सर्वर कौन है? तो टनल पे जाके कमांड पड़ता है IPNHRP NHS, जो टनल का आईपी एड्रेस है, क्योंकि अब ये अंदर की बात चल रही है 10.1.1.254, कि तुम्हारा नेक्स्ट हॉप सर्वर ये हर एक ब्रांच को बता दिया। और इसको खुद को ही बता दिया कि भाई आप जो है IPNHRP NHS हो, खुद पे भी आईपी डाल दिया 10.1.1.254। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रांच है इस प्राइवेट आईपी पे कैसे पहुंचे? ये तो प्राइवेट आईपी एड्रेस तो अंदर है, ये तो राउटेबल है ही नहीं। तो फ्रेमले में एक कॉन्सेप्ट आता था कि जब कभी भी हमें ट्रैफिक रूट करना होता था, चूंकि आईपी तो है ही नहीं यहाँ पे इसके पास, तो यहाँ पे वो DLCI देता था, DLCI 102। इसका मतलब है कि आप इधर की तरफ जा रहे हो, और यहां से DLCI नंबर 201, इसका मतलब आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, उसकी कोडिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ती थी। यानी DLCI के रूट लिखते थे कि अगर 102 आए हेडक्वार्टर से इस इंटरफेस पे तो उसको इस वाले इंटरफेस पे भेज दो। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने CCNP में आपने पढ़ा होगा कि जब OSPF लगाते हैं
तो उसकी नेटवर्क कितने तरह की बनती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने तरह की होती हैं ओएसपीएफ में, बताया है कोई? हाँ, ओएसपीएफ में टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने तरह की होती हैं? किसी को भी याद नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट होता है, बीएमए होता है, तीसरी कौन सी होती है? क्या हो गया, किसी को भी याद नहीं आ रहा कुछ? जब दो राउटर कनेक्टेड होंगे सीरियल से, तो ये कौन सी नेटवर्क है? P2P। जब दो राउटर कनेक्टेड हैं डायरेक्टली ईथरनेट से, फास्ट ईथरनेट से, गिग से, ये कौन सा नेटवर्क होता है? बीएमए, ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। और जब कभी भी फ्रेम रिले से या डीएम वीपीएन से कनेक्टेड हों मल्टीपल राउटर, तो इसका नाम क्या होता है? एनबीएमए, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टीपल एक्सेस। तो फ्रेमले तो नहीं है, अब डीएम वीपीएन है। जो टेक्नोलॉजी फ्रेमले यूज़ करती थी टर्मिनोलॉजी, वो डीएम वीपीएन यूज़ करता है। तो यहाँ पर ये जितने भी एड्रेस होते हैं वैन एड्रेसेस, इनको एनबीएमए एड्रेस कहा जाता है। तो हम हर एक स्पोक को ये बताएंगे कि तुम्हारा जो एनएचएस है वो कैसे रीचेबल हो सकता है। तो उसके लिए एक कमांड पड़ता है टनल पर, IP NHRP मैप 10.1.1.254 12.1.1.1, यानी जिस पर जाना चाहते हो ये प्राइवेट है, और ये उसका क्या है? एनबीएमए एड्रेस है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, चूंकि SD-WAN में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है कि जब आप ये बता दोगे तुम्हारा सर्वर कौन है, जब आप ये बता दोगे रीचेबिलिटी कैसे होगी, तो वेन एवर एनी डिवाइस गोज डाउन या इंटरफेस गोज डाउन और अप होकर आएगा, तो ये डिवाइस अपने आप को क्या करेगी? इसके पास रजिस्टर्ड करेगी, NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजेगी, जिसमें वो ये बताएगी कि मेरा करंट पब्लिक IP क्या है और मेरा टनल का IP क्या है, और ये उसको भेजेगा उसका एक्नॉलेजमेंट, और ये उसको अपने पास रजिस्टर्ड कर लेगा, जिसको हम देख सकते हैं शो IPNHRP के थ्रू या शो DMVPN के थ्रू। ये मैंने क्यों बताया, ज़रूरत क्या है बताने की? ज़रूरत इसलिए है बताने की कि इन केस ऑफ दी ट्रेडिशनल राउटर राउटिंग के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि सिस्को का अगर हम दो राउटर लगाएं और इन पे IP एड्रेस डालें तो ये एक दूसरे से साफ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे। ऐसा कोई रूल था क्या? अगर हम इसके ऊपर IP डाल दें तो क्या ये पिंग कर लेते हैं एक दूसरे को, कि नहीं नो शट कर दें तो? ये इनको कहीं रजिस्टर्ड करना पड़ता है हमारे को, सिस्को के राउटर को? जी भाई। नो नो सर, नहीं, ये यानी तो कुछ नहीं रीचेबल करना होगा। पड़ता, रीचेबल रीचेबल होगा। होगा। बट इन केस ऑफ दी, जब SD-WAN जाएंगे तो किसी डिवाइस को अथॉरिटी नहीं है जब तक कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड ना करवा ले। किसके साथ? कंट्रोलर के साथ। कॉलेज में आप क्लास में जाके बैठ सकते हो, किसी भी क्लास में जाके, कॉलेज का पहला दिन है, आपने कोई फॉर्म ही नहीं भरा, कोई फीस स्लिप ही नहीं है, क्लास में जाके बैठ सकते हो? जी भाई। नहीं नहीं बैठ सर। जाओ तो नहीं बैठ टीचर क्या सकते। करेगा? टीचर को इंस्ट्रक्शन होती है, भैया जितने बच्चे हैं उन बच्चों को का जरा I कार्ड देखो जरा है कि नहीं है, कौन सी क्लास में है, किधर है जी, गलती से ना आ गया हो। तो यानी आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। तो इन केस ऑफ द SD-WAN, यहाँ पे जो ये डायग्राम है, जब कभी भी कोई भी नई डिवाइस कोई भी नई डिवाइस ऑन होकर आएगी,
फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे या डाउन के बाद ऑन होकर आएगी, इसका पहला ड्यूटी ये है कि ये अपने आप को इसके रजिस्टर साथ में कर। रजिस्टर करे। तो जैसे हमने उसको बताया आईपी, एनएचआरपी, एनएचएस, वहाँ जाने के लिए कौन सा प्राइवेट कौन सा पब्लिक, हर एक डिवाइस को मालूम होगा। क्योंकि हर एक डिवाइस के ऊपर हम जो इनके कीज हैं, जब वो डालेंगे तो ये कीज हमें बिना ओ आर जी नेम के नहीं मिलते। और हमारा जो ओ आर जी नेम है वो है एनसीपी नेटवर्क। और एनसीपी नेटवर्क दुनिया में किसी को नहीं दिया गया होगा नाम, सिस्को से जो हमने लिया है। और ये एनसीपी नेटवर्क टाई अप है 199.10.20.3, ये भी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा। तो हर एक डिवाइस को हम ये बताएंगे कि तुम्हारा ऑथेंटिकेटर तुम्हें, तुम्हारा ऑर्केस्ट्रेटर तुम्हें बांध के, जो प्रोग्राम होता है ऑर्केस्ट्रा क्या होती है, वो बांध की तो रखती है ना सारे लोगों को। हाँ जी, सारे झूमते रहते हैं। तो हम्म। जो ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन है या ऑथेंटिकेटर प्लेन है, उसका डोमेन नेम ये है, फॉर एग्जांपल जिसको ऑर्गेनाइजेशन नेम बोल रहे हैं, और उसका आईपी एड्रेस ही है, हम इसके ऊपर फीड करते हैं मैनुअली। फिर उसमें हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी के साथ में रूट सर्ट भी डालते हैं, वो भी प्रोसीजर पढ़ेंगे। सीएसआर जनरेट करवाते हैं, आईडी सर्ट बनता है। ये आके यहाँ पे जब रजिस्टर्ड करता है तो वो वी बॉन्ड से रजिस्टर्ड करेगा। वी बॉन्ड अगर रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो कोई काम इसका नहीं हो सकता है। वो उसके सर्टिफिकेट भी चेक करेगा, वो उसके कीज भी चेक करेगा। वैलिडेशन यही के देगा कि भाई ये वैलिडेट हो गया है, तभी आगे काम हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया कि इन केस ऑफ दी, यहाँ पे डीएम वीपीएन में भी कॉन्सेप्ट होता था रजिस्ट्रेशन का कि भाई मेरा करंट पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, और ये अपना आईपी एड्रेस बता रहा है। सिमिलरली, सिमिलरली जब आप एसडीएन में जाएंगे तो ये डिवाइस अपना आईपी एड्रेस, मेरा ये आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस क्या है, ये आईपी एड्रेस भी इसको बताएगी। और जब ये वैलिडेट कर देता है तो ये अपने बाकी कंट्रोलर्स को ये बताता है कि भाई मेरे पास जो लिस्ट थी, किसकी, कीज की, जो कि एनसीपी नेटवर्क के थे, उसमें से मैंने इस डिवाइस को ऑथेंटिकेट कर दिया है, और उसका ये आईपी एड्रेस है, अपने पास नोट कर लो। क्योंकि अब मेरा काम खत्म हो चुका है। जो पेमेंट जमा करते हो आप अपने कोर्स की, तो वो कहाँ जमा करते हो? वो क्लासरूम में जमा होती है क्या? नहीं। वो तो बचपन में होती थी। कहाँ जमा होती है? बैंक में। बैंक हम्म, की स्लिप कहीं जमा होती है लाके? बैंक की जो स्लिप है कहीं जमा होती है फिर? नहीं। अच्छा जी। मतलब आपने बीटेक की, बीसीए की, मास्टर डिग्री बैंक की स्लिप कहाँ जमा होगी? भाई बैंक में पैसे जमा कर दिए तो ऐसी दे दी कॉलेज क्या में, बोलो? कॉलेज में। कॉलेज कॉलेज, में और कॉलेज इंस्टीट्यूट में कॉलेज कर में। सकते हैं। कॉलेज में जमा होगी, ठीक है ना, कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, अब जब वो स्लिप आ जाएगी तो आपको एक आई कार्ड वगैरह मिल जाएगा। तो जब क्लास में बैठने के लिए जाओगे तो पहले बैंक जाया करोगे फिर क्लासरूम में आया करोगे, या डायरेक्टली स्कूल कॉलेज जाओगे? नहीं, डायरेक्टली कॉलेज। डायरेक्ट कॉलेज। तो बस ठीक है, वैलिडेशन हो गया आपका, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्लीप मोड में चला जाता है। ये तब जागता है जब इसके दरवाजे पे कोई आके दस्तक देता है, नॉक करता है। हाँ जी बोलो क्या काम है? अच्छा, मेरा नंबर ये, मेरे सर्टिफिकेट ये है, मेरा आईडी सर्ट ये, ठीक है। फिर वेरीफाई करेगा, फिर आपका काम खत्म। इसके साथ, तो इसके साथ जो हमारी टनल बनती है वो टेम्परेली होती है, और वो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम जाते हैं जब तक तो काम हो चुका होता है। हमारे पास जो इसकी टनल्स बनती है, जो कंट्रोलर्स हैं, जो वी मैनेजर हैं, इसकी टनल रहती है परमानेंट, और वी स्मार्ट की परमानेंट रहती है। तो अब
एसडी वैन में ऐसी क्या चीज़ है और जो कि वहाँ नहीं थी? तो एक तो हमने देखा कि भाई जो राउटिंग हो रही है ट्रेडिशनली, वो अनवांटेड ट्रैफिक गोइंग टू दी हेडक्वार्टर सीपी को यूटिलाइजेशन कर रहा है, और अभी तक कोई सिक्योर ही नहीं है जितना भी हमने पढ़ा। तो इन सब की सिक्योरिटी के लिए आप क्या करते हो? आईपी क्या सेक। लगाते हो? सेक। सेक। अच्छा भाई, आईपी सेक के कमांड बड़े खूबसूरत से हैं क्या? बड़े आसान से हैं क्या? ट्रबल शूटिंग बड़ी आसान है क्या इसकी? हाँ जी। नहीं। अब ये एक बड़ी मुसीबत है ट्रेडिशनल राउटिंग में, कि 10 साइटें हैं, 20 साइटें हैं, कहीं गलती हो जाए। तो एसडी वैन ने कहा भाई ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है, बेवजह इंजीनियर को पैसा काहे को दे रहे हो, जरूरत ही नहीं देने की। उसने क्या किया, एसडी वैन में बाय डिफॉल्ट आईपी सेक अप्लाई कर दिया। डू नॉट पुट ए सिंगल डॉट। बात ही खत्म हो गई। तो अब जो हम गीत गा रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है एसडी वैन में, तो भाई जब ट्रबल शूटिंग का मौका ही नहीं दे रहे गलती करने का, तो अच्छी तो होगी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हर एक में आईपी सेक लगाना पड़ रहा है, या आईपी सेक लगानी नहीं है। सबसे ज्यादा मुसीबत तो आईपी सेक में होती थी, एक डॉट नहीं लगाना है, बात ही खत्म हो गई। बाय डिफॉल्ट सिक्योर, बाय डिफॉल्ट सिक्योर, बाय डिफॉल्ट फुल मैश, काम ही खत्म हो गया। तो कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करनी पड़ रही। मेरे पास है एक हेडक्वार्टर है, 10 ब्रांच है। जैसी कॉन्फ़िगरेशन पुश होगी, सारी टनल बन गई, सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। उस टनल बनने से पहले आप जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन तभी पॉसिबल है, डिवाइस आप आना तभी पॉसिबल है कि पहले इनके ऊपर आपने आईपी एड्रेस तो डाले होंगे ना, पहले ये कंट्रोलर से रीचेबल तो हो रहे होंगे ना, तभी तो ये आपके पास ऑन बोर्ड आए ना। तो इसका मतलब ये सारे आईपी एड्रेस तो वही हैं जो ऑन बोर्डिंग लाने से पहले थे, ये तो हमने चेंज ही नहीं किए। तो इसका मतलब ये सारे के सारे रीचेबल हैं एक दूसरे से। और टनल को क्या चाहिए? रीचेबिलिटी। बाकी पैरामीटर उसने खुद सेट कर दिए, तो हमें किसी भी तरह की टनल से बनानी नहीं है, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जानी है। एक ब्लॉग्स में मैंने पढ़ा कि जहाँ 40 लोग एक महीने में काम कर सकते हैं एसडी वैन के थ्रू, वही टास्क 4 दिन में पूरी हो सकती है, 4 इंजीनियर के साथ हो सकती है। तो फिर 36 लोगों का क्या होगा भाई? हम्म। तो टेक्नोलॉजी जितनी इंक्रीज होती है, ये कहने की बात है कि वो जॉब के ज़्यादा चांसेस लेकर आती है। मेरी नज़र में तो डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि हर एक के पास तो पैसा नहीं है। सीसीएनए करने में कितने पैसे लग जाते हैं? जी भाई। 10 से 12 हजार। वो तो ट्रेनिंग के होगा, अभी सर्टिफिकेट का क्या होगा? 34। सर्टिफिकेट 34 35। तो आप ये बताओ कि मीडियम क्लास का बच्चा 50,000 रुपये कहाँ से लेकर आए? क्या सीसीएनए करके नौकरी लग जाएगी आज की डेट में? हम्म, मुश्किल। बड़ा टफ टास्क है भाई। जब आज की डेट में, जब तक आपको एसडी वैन नहीं आता, जब तक आपको कोई भी मतलब एसडी वैन नहीं आता, कोई एक आना चाहिए, कोई एक फायरवॉल आना चाहिए, हाँ जी, कोई एक लोड बैलेंसर आना चाहिए, ये प्री रिक्विजिट हो गई अब तो। ये तो हम्म। आज से 15-20 साल पहले की कहानी थी, सीसीएनए पे जॉब मिलती थी। तो जो अपने आप को अपग्रेड, अब 50,000 एक गरीब बंदे के लिए, मीडियम क्लास के लिए कहाँ से वो इकट्ठा करे? और एक साल में जब तक 2 सर्टिफिकेट ना करो, आप अपने आप को, अपनी सैलरी तो बढ़वा नहीं सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि आप हर साल में कुछ नया चीज़ देखते हैं। और जब से ये कोविड हो गया, कोविड से पहले तो मैं राउटिंग, स्विचिंग, बीजीपी, एमपीएलएस, ये 4 चीज़ें ही पढ़ाता था, इसी को जानते थे कि अनवर नाम की कोई चीज़ है। जब ये कोविड हो गया, तो फिर अब क्या किया जाए? तो फिर मैंने कोविड से पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया था पॉलो ऑल्टो। क्योंकि पहले दिल्ली के अंदर क्या हुआ, कुछ दंगे वंगे हुए, ठीक है जी। उसके बाद से फिर कोविड आ गया, फिर सब ऑनलाइन हो गया।
तो उस ऑनलाइन के पीरियड में ही मैंने सारा ये एस डी वैन रहे, फोर्टी गेट रहे, पोलो ऑल्टो रहा, पोलो ऑल्टो का एस डी वैन रहा, एल टी एम रहा, जी टी एम रहा, 6 सब्जेक्ट मैंने पढ़े। अभी 6 सब्जेक्ट ही काम कर रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है क्या कुछ और जो चीज़ें थी ट्रेडिशनल में वो क्या क्या थी। तो हम चलते हैं प्लेन की तरफ। एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है डेटा प्लेन। एक डायग्राम बना रहा हूँ। R1 है, R2 है और R3 है। ये तीनों राउटर कहीं पर भी लोकेटेड हैं, कैसे भी हैं, सेम कंट्री में है, अलग कंट्री में है, डिफरेंट स्टेट में है। हेलो। जी, कुछ कह रहे हैं क्या? ये प्राइवेट एनआईडीज हैं, बीच में इनके कुछ पब्लिक आईपी पड़े होंगे। 13 1 1 1 कर दिया, 3 कर दिया, 23 1 1 1 कर दिया, 3 कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये तीन राउटर हैं सिस्को के, मुझे इनको कॉन्फ़िगर करना पड़े, तो या तो मैं कंसोल के थ्रू कर सकता हूँ। जी भाई, कंसोल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कंसोल केवल लाए कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ आपने। जी सर। जी जी। या मैं रिमोट लॉगिन लेके कर सकता हूँ। अब मैं चाहे कंसोल से करूं या रिमोट लॉगिन से करूं, अगर मैं आईपी डालता हूं, मैं राउट डालता हूं, मैं डायनेमिक प्रोटोकॉल्स लगाता हूं, मैं कोई पॉलिसी बनाता हूं, मैं कोई वीलान बनाता हूं, तो वॉटेवर मैं ये कर रहा हूं ये कहीं रिमोट लोकेशंस पर हैं। हर एक के ऊपर एक इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है जिसके थ्रू मुझे आपने रीचेबिलिटी दे दी है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन ये रहा, मैं अपने घर पर मौजूद हूँ, मेरा लैपटॉप ये रहा और मैं ये रहा। मैं फ्रीलांसर हूँ, मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन करने का टास्क दिया गया, पेमेंट वगैरह सारी डील हो गई, सब कुछ हो गया। अब मुझे अगर उसको एक्सेस करना है तो एक तो मुझे आप रीचेबिलिटी दोगे, दूसरा मुझे क्या दोगे, क्रेडेंशियल दोगे। मैं यहाँ से लॉग इन करूँगा, और मैं अगर इसको एसएसएच के थ्रू करूँ या किसी के थ्रू करूँ, तो मुझे इसका भी क्या लेना पड़ेगा, विंडो लेनी पड़ेगी, इसकी भी लेनी पड़ेगी, इसकी भी लेनी पड़ेगी। कितनी विंडो खोलनी पड़ेंगी मुझे? अपने लैपटॉप पे कितनी विंडो खोलनी पड़ रही है? तीन तीन। 3। और अगर ये 30 राउटर हो जाए तो 30 विंडो हो तीस जाएगी। फिर 30 विंडो। मैनेज करना आसान हो गया, तब हो मुश्किल गई। हो गया। तो इन केस ऑफ दी एस डी वैन की जब बात करेंगे, तो एस डी वैन क्या करेगा कि जब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी जाएगी, ऑन बोर्डिंग कर दिया जाएगा, तो ये सारे के सारे किसके अंडर में आ जाएंगे, वी मैनेजर के अंडर। वी मैनेजर का काम होगा मैनेजमेंट प्लेन को हैंडल करना। एक ही विंडो में सारे नज़र आएंगे, 36 विंडो नहीं खोलनी है। आपने क्लिक करना है, स्विच हो गया, क्लिक करना है, स्विच हो गया। यहाँ पे मुझे हर एक को सामने रखना पड़ रहा है, ये मुसीबत है। अच्छा, अगर मान लो आपने प्रोटोकॉल कोई लगा दिया, फॉर एग्जांपल ओएसपीएफ लगा दिया सब पे। अब जब ओएसपीएफ लगा दिया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हाय हेलो भेजेंगे। आप मना तो कर नहीं सकते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। इसमें टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होगी कि राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी ओएसपीएफ में? जी भाई, बीच बीच में कंपनी वालों को इंटरव्यू लेते रहना चाहिए। राउटिंग से। राउटिंग राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो गई। हाँ, अगर मेरे को रखा होता ना एचसीएल में आपके ऊपर, तो अगले दिन निकाल देता था। भाई अब ये गलती कंपनी वालों की है ना। अब मसला क्या है कि उसने थोड़ी अपने घर के लिए रखा है, ठीक है, कस्टमर के लिए रखा है, कस्टमर खुश है, एचसीएल को क्या मतलब है आपसे? कस्टमर आपसे खुश है। होना चाहिए कि हर हफ्ते में, 15 महीने में कम से कम एक दिन तो निकले जिसमें आप लोगों को टेस्ट किया जाए कि भाई याद है कि नहीं पुराना। तो राउटिंग टेबल जो एक्सचेंज होती है बेसिकली वो होती है रिप में, और किसमें, ईआईजीआरपी में। और ओएसपीएफ की बात करें तो ओएसपीएफ में एक्सचेंज क्या होती है, टीटी, टोपोलॉजी टेबल।
तो ये क्या करेंगे, अपनी टोपोलॉजी टेबल में R2 R3 सब एक दूसरे को देंगे, ये इसको भी देगा, ये इसको भी देगा, ये इसको देगा, इसको देगा। तो हर एक जो डिवाइस है, नोड है, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अपनी टेबल भेज रही है। लेकिन SD1 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। SD1 ये कहता है कि ये जो एक्सचेंज किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ जो राउटिंग टेबल है, ये बेसिकली कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। जो एक्सचेंज ऑफ राउटिंग टेबल बोलें या टोपोलॉजी टेबल बोलें, जिसमें भी हो रहा है, ये किसका पार्ट है, कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। और SD WAN में किसी को परमिशन नहीं है, वहां पर एक कंट्रोलर लगा रखा है जिसका नाम क्या है, वी। स्मार्ट। वी स्मार्ट हर एक की ड्यूटी है कि वो अपनी टेबल किसको देगा, वी स्मार्ट को देगा। और वी स्मार्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर दे। आपके घर में मिरर लगा होता है, आप जब शक्ल देखते हो तो शक्ल ठीक नजर आती है, आपकी नजर आती है, किसी और की नजर आती है? हाँ जी। अपनी ही नहीं रहती। तो वो क्या करता है, जैसी शक्ल है वैसी रिफ्लेक्ट करता है ना। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला RR का, राउट रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर। कहाँ पे होता है? बीजीपी में सर। कौन सी BGP में होता है? ईबीजीपी। ये लोग सत्यानाश करते हैं। EBGP में होता है कि IBGP में होता है? सॉरी। IBGP के। आईबीजीपी 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 करेक्ट। रूट रिफ्लेक्टर का काम इंटरनल होता इंटरनल प्लेन। है, रूट रिफ्लेक्टर का काम होता है, डू नॉट चेंज एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिसीव्ड NID। जैसा आया है वैसा ही अगले वाले फॉरवर्ड। को दे दो, रिफ्लेक्शन। हाँ जी। तो राउटिंग टेबल का एक्सचेंज थ्रू दी सेंट्रल डोमेन के होगा। वो किस लिए, क्या फायदा होगा? अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कर लीजिए कि इस R1 के ऊपर बहुत सारी NID होती ABC, और R2 नहीं चाहता कि उसके पास B आए, और R3 भी नहीं चाहता उसके पास B आए। अब ये दो राउटर हैं, 20 राउटर मान लीजिए, 20 राउटर को ये नेटवर्क नहीं चाहिए थी। तो हम क्या करते, 20 राउटर पे जाके क्या करते, राउट फिल्टर करते, हर एक पर ACL बनाते, प्रीफिक्स बनाते, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बनाते। चूंकि R1 पे हमारा कंट्रोल था ही नहीं, तो क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता, फिर इंसान है, थक जाते, गलती भी हो जाती, ट्रबल शूट भी करना पड़ता। अब ये काम कौन करेगा, वी स्मार्ट। वी स्मार्ट को बोल देंगे आपके पास जो नेटवर्क भेजी है उसमें से B को स्किप करके बाकी भेज दो। एक ही बार पॉलिसी पे लगेगी, बनेगी, और सब पे पुश हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस क्या हो गई, फास्ट हो गई। अच्छा, ये काम हो गया किसका, कंट्रोल प्लेन का। अच्छा, अब बचा कि यहाँ पर अगर कोई मशीन लगा रखी है, A मशीन लगा रखी है, और यहाँ पे एक मशीन लगी है, B मशीन। A मशीन वांट्स टू कम्युनिकेट टू B। तो क्या ये जरूरी है कि B से वो 2 से 3 पर डायरेक्टली ट्रैफिक चला जाएगा? ऐसा कोई मैंडेटरी है क्या? जैसे आप 2 का ट्रैफिक 3 पे चला जाएगा? नहीं, वो देखेगा भाई बेस्ट लिंक कौन सा है मेरे पास। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई अगर ये OSPF लगाया है और 100 Mbps का लिंक है, OSPF में अगर 100 Mbps का लिंक होता है तो कॉस्ट कितनी होती है? OSPF में 100 Mbps के लिंक की कॉस्ट कितनी होती है? ये नहीं, एक होती है। ईथरनेट की कितनी होती है? 10 होती है। तो मान लो 10 कॉस्ट इसकी हो गई, ये भी ईथरनेट है बीच में, 10 कॉस्ट इसकी हो गई, ये फास्ट ईथरनेट है, ये एक हो गई। तो अगर वो यहाँ से जाएगा तो कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 20, और ऊपर से जा रहा है तो कितना पड़ रहा है, 12। तो क्या करेगा, ऊपर वाला रास्ता चूज करेगा। तो ये जो ट्रैफिक A से B की तरफ जा रहा है, ये कौन सा प्लेन है, डेटा ट्रैफिक का, डेटा प्लेन। डेटा प्लेन, डेटा ये प्लेन। डेटा ट्रैफिक है। तो मैनेजमेंट प्लेन को कंट्रोल करने के लिए वी मैनेजर लगा देंगे, और जो राउटिंग टेबल का एक्सचेंज है या पॉलिसीज हैं उसके लिए वी स्मार्ट आ जाएगा। वी स्मार्ट है। डेटा प्लेन, हमारे पास SD WAN में जो WAN एज डिवाइस होंगी,
जो वैन एज होंगी, चाहे वो सी एज हो सिस्को की या वी एज हो विप्टेला की, वो उनके पास खुद के पास रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी जाएगी, जिसको हमने बोला, उसका नाम क्या है, वी बॉन्ड, कंट्रोलर, ऑथेंटिकेटर प्लेन और चेस्टेटर प्लेन। हर एक डिवाइस को ऑन होते ही क्या करना है, अपने आप को पहले साइन अप ये करना बॉन्ड के साथ, हाँ। है। ठीक ऑथेंटिकेट है, जो कराना। ऑथराइज होगा वही ऑफिस के अंदर जाएगा, वही कुछ काम कर सकता है। तो अब यहाँ पे हर एक काम के लिए आपने क्या कर लिया, एक डेडिकेटेड डिवाइस लगा दी, वो उसको हैंडल करेगी। तो जाहिर सी बात है, आसान है हमारे लिए। कहीं पे भी वर्ल्ड में बैठे हो, एक जगह से सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन है, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है, सेंट्रलाइज अपग्रेडेशन है। तो क्या हो गया, आसान हो गया। अदरवाइज तो मुझे लॉक चेक करने होते, हर एक डिवाइस पर अलग जाके चेक करता, मैं एक जगह से ही कर सकता हूँ। मुझे ओएस का अपग्रेडेशन करना होता 3 डिवाइस में, तो तीनों पे अलग अलग करना पड़ता है। अभी मैनेजर पे अपडेट करूँ और पूरी हर जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हैं, सेंट्रलाइज हो रही हैं। तो उसमें भी मुझे आसानी हो रही है, मुझे 36 डिवाइस को लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है। तो कुल मिला करना। के एस डी वैन के थ्रू परफॉर्मेंस बूस्ट इस तरह से हो जा रही है। जो अपने आप को अपग्रेड करेंगे उनके लिए जॉब ही जॉब है, और जो अपग्रेड नहीं करेंगे उनके लिए मसला है। जाहिर सी बात है, फिर जॉब चलती चली जाएगी। तो ये बेसिक ओवरव्यू था कि भाई एस डी वैन में उसमें क्या डिफरेंस है टर्मोलॉजी के अंदर। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अब जो शुरू करेंगे आगे, तो हम वो शुरू करेंगे कि भाई हर एक का फंक्शन क्या है और कैसे वो काम करता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स उनके बीच में चल रहे होते हैं। फिर हम उसको करने के बाद ये जितने भी ब्रांचेस हैं या साइट्स हैं, उनका कम से कम एक आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और यहाँ पर जो ये आपके पास ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकल सिनारियो में तो आपको कॉन्फ़िगर नहीं करने, बट चूंकि लैब के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट भी खुद कॉन्फ़िगर करने हैं, तो इनकी रीचेबिलिटी एटलीस्ट यहाँ से होके कंट्रोलर तक जानी चाहिए। जब ये चली जाएगी तो फिर हम अगला प्रोसेस आएगा कि इनके ऊपर जो है रूट सेट और आईडी सेट या सीएसआर का कॉन्सेप्ट लिया जाए, फिर इसके अंदर सीरियल नंबर डाले जाएं, ऑन बोर्ड लाया जाए, फिर आगे काम शुरू होगा। कोई सवाल किसी का भाई? मैंने अपनी तरफ से जो क्लास लेनी थी ले ली है। उमर साहब कौन है भाई? उमर, आवाज़ आ रही है भाई? चलिए ठीक है, नहीं आ रही है तो कोई सवाल किसी का भाई? माय साइड नो सर। ठीक है, आपने जिसने भी ज्वाइन करना है, फिलहाल मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, डेमोस्ट्रेशन क्लास है, मैंने ले लिया है। तो अपना अपना जो नंबर है वो, अगर आपका आमिर सर के पास नहीं है तो चैट बॉक्स में डाल दें, आमिर सर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। जी, मेरा या नंबर तो नंबर है उनके खुद पास। कॉल करना चाहते हैं तो नंबर लिख देता हूँ, जिनके पास ना हो 9910 111 641। तो बैच का क्या टाइमिंग रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, पेमेंट के क्या मोड रहेंगे, वो सारा आमिर सर से आपने कांटेक्ट करना है। मेरा काम है क्लास को लेना। ठीक है जी। ओके सर। गुड नाइट जी। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट। अपना अपना ये नंबर डाल देंगे व्हाट्सएप पे, तो जो वीडियो बनी है इसको व्हाट्सएप पे अपलोड अभी हम कर देंगे आधे घंटे के बाद। तो व्हाट्सएप नंबर इस पे डाल दें चैट जी। बॉक्स में, ताकि उसमें आपके ये जो क्लास हुई है इसको हम वहाँ पे भेज दें, चाहे ज्वाइन करें कि ना करें, एटलीस्ट ओवर भी तो मिली है आपको। जी सर। जी। तो इस पे डाल दें, चैट बॉक्स पे डाल दें नंबर, ताकि इस पे हमें भी भेज दें इसको सारे को। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इस पे आ जाएगा। वन। शहीद आलम का आ गया, प्रियंका का आ गया, और किसका रह गया? हिमांशु का भी आ गया। उमर साहब डालना चाहते हैं नंबर को अपने? ठीक। उमर साहब डाल दिया। आई थिंक फ्रॉम दी सऊदी साउथ। अरब का नंबर ठीक। लग रहा है। ठीक। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आमिर सर से तो फिलहाल आप फोन पे मुलाकात कर ही सकते हैं, मेरे से अगले हफ्ते होगी। ओके गुड सर। नाइट। ओके सर।